जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीसीएस मेंस 2022 के लिए सीरीज़ है, ठीक है। आंसर राइटिंग की ये सीरीज़ है। इसमें जीएस 5 और 6 के प्रश्नों को मैं करवा रहा हूँ। बेसिकली ये 7वां वीडियो है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई, वहाँ पर मैं PDF वगैरह शेयर कर देता हूँ। आप उसको ज्वाइन करके अपना जो है वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली इसमें जो आपका सिलेबस है वो तो कवर होगा ही होगा, और उससे भी ज़्यादा जो उससे भी अधिक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको आंसर राइटिंग यानी कि शानदार उत्तर किस तरीके से लिखें, किस तरीके से इनपुट डालें, उसमें क्या चीज़ करें कि थोड़ा सा एडिशनल मार्क्स आपको मिले, ठीक है। वैल्यू एडिशन के बारे में मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। अगर आप अभ्यास करते हैं, प्रतिदिन 2 से 3 प्रश्नों का अभ्यास करिए आप, चाहे आप 2023 का मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, 24 में 25 में कभी भी अगर आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने के मूड में हैं, यूपीएससी देने के मूड में हैं, तो आंसर राइटिंग मस्ट है। कुछ भी आपको आए ना आए उसके विषय में जो भी आपको पता हो वो चीज़ आप लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अब जैसे मैंने ये प्रश्न पिछले वाले वीडियो में दिया था कि आप लोग इसको लिखिएगा। अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो भी अच्छी बात है। आप वीडियो देखिए, सुनिए और फिर से लिखने का अभ्यास कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, पहले ने भी यही कहा था, ठीक। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ज़रूर एक दिन दक्षता मिलेगी, ठीक है। आंसर राइटिंग में दक्षता इसी तरीके से प्राप्त होती है। किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, किसी भी जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है उससे पूछ लीजिए, ठीक है। जो 1 साल 2 साल तैयारी कर चुका है तो उस वही बताएगा कि आप किस तरीके से जो है अभ्यास करके अपने इस कला को निखार सकते हैं। ये एक कला है लिखने की, ठीक है। और ये कला जो है वो जितना आप लिखने का अभ्यास करेंगे, जितना लिखेंगे वैसे ही निखरती चली जाएगी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। देखिए ये प्रश्न आपको अपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, कल भी मैंने ये चीज़ बताया था। आज का जो कल के लिए जो प्रश्न रहेगा या नेक्स्ट वीडियो के लिए जो प्रश्न रहेगा जिस पर हम चर्चा करेंगे वो आपको वीडियो के अंत में वो प्रश्न मैं दूंगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा जो आपको काम आएंगी, ठीक है। मैं अपने अनुभव से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ही गलतियों से सीखिए, दूसरों के अनुभव से भी आप सीख सकते हैं, तो वही कीजिए आप, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी या स्मार्ट पढ़ाई, ठीक। देखिए प्रश्न है, प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के अध्ययन के स्रोतों, विभिन्न स्रोतों के महत्व की विवेचना करनी है, ठीक है। तो इसमें मैंने इसको 200 शब्दों में लिखा है और 11 मिनट में मैंने इसको लिखने का प्रयास किया है, ठीक। तो ये मैंने लिखा है जो ये कतई भी मतलब अच्छा नहीं हो सकता है, ये जस्ट आपको एक फ्रेम बताएगा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे प्रश्न मतलब उत्तर लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप मॉडल आंसर मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, और कोई भी मॉडल आंसर अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। उसमें आप अपने हिसाब से फैक्ट्स, डायग्राम, मैप ये सब लिख के जो है ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन जो है वो आपको कितनी भी अच्छी किताब हो, कोई भी हो, जहाँ भी आपको मॉडल आंसर दिया रहेगा उसमें आप फिर भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगा, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी प्रश्न आप देंगे तो उसमें पहले पढ़ के देखेंगे कि कितने पार्ट में पूछा है। तो इसमें विभिन्न स्रोतों के महत्व के बारे में पूछा है, तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, एक ही पार्ट में है। तो एक ही पार्ट में है यानी कि मेन बॉडी में आपको एक ही पार्ट लिखना है, ठीक है। तो इंट्रो लिखेंगे हम, इंट्रो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कोई फैक्ट्स दे सकते हैं, कोई आप डाटा दे सकते हैं, किसी रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर सकते हैं, या परिभाषा हो तो आप परिभाषा से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसमें आप फैक्ट्स या ये सब रिपोर्ट वगैरह लगाएं, तो आप इतिहास के बारे में बता के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। 2-3 लाइन का इंट्रो दे के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए तो मैंने इंट्रो लिखा है, आप अपने हिसाब से इसको और बेहतर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि प्राचीन उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता, ठीक है। इसका जो उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है वो गौरवमयी इतिहास रहा है। तो इस तरीके से आप इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं, इससे बेहतर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ अच्छा आपके दिमाग में चल रहा है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। फिर अब उत्तर प्रदेश के जो इतिहास के बारे में जानकारी है उसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से डायग्राम या इस तरीके से फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। तो फ्लो चार्ट बनाना बेहतर होता है, अगर इस तरीके से है तो आप फ्लो चार्ट बनाइए। तो इसमें देखिए पुरातात्विक स्रोत 3 ही स्रोत हैं,
यही स्रोत आपको जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो वहाँ भी आप यही 3 स्रोत दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये पुरातात्विक स्रोत हो गया, साहित्यिक स्रोत हो गया, और आपके जो ये विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत है ना, बहुत सारे विदेशी यात्री आते हैं, वो लिख के जाते हैं, बता के जाते हैं, वहाँ जाके कोई पुस्तक लिखी, उन्होंने कुछ लिखा, तो आप उनके वृत्तांत से भी पता चलता है कि हाँ भाई तत्कालीन समाज में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी थीं, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में हम क्या लिख सकते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत में जैसे अभिलेख आ गए, ठीक है, स्थापत्य यानी अभिलेख, स्थापत्य की बात कर सकते हैं हम उसमें। सिक्के जो उस समय के प्रमुख राजवंश रहे होंगे, ठीक है, जैसे मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, इन सब के बारे में जानकारी, मतलब इनके जो सिक्के तो बेसिकली गुप्तकालीन ही रहे हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है। तो सिक्के वहीं से शुरू हुए, फिर मोहरें भी वहीं, ठीक है। स्मारक में कुछ आ सकते हैं, स्मारक में अभिलेख वगैरह ही, मंदिर हो गए, स्मारक में स्तूप, चैत्य, ये सब अगर हैं तो उनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप साहित्यिक स्रोत में इस तरीके से बता सकते हैं, ब्राह्मण साहित्यिक स्रोत जो है उसको बता सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसमें बौद्ध, जैन और अन्य, ठीक है, इनके बारे में भी बता सकते हैं। तो अन्य में जैसे अब अन्य जो आपके अन्य कई सारे लेखक हैं ना, जैसे हरिशेन हो गया, वाणभट्ट हो गए, इन लोगों ने भी कुछ कुछ लिखी है, पुस्तकें लिखी हुई हैं, जिससे तत्कालीन समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें फिर विदेशी जो यात्री, उनके यात्रा वृत्तांत के बारे में, उस समय के जो तत्कालीन समाज, उस समय राजनीति, इन सब के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। और इसमें भी विदेशी यात्रियों में भी जो 2 टाइप के यात्री थे, पहले जो चीन से आए और दूसरे जो अरब यात्री, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है। तो ये एक पहले आप फ्लो चार्ट बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसमें शुरू कीजिए। जैसे पहला जो क्या था, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। हेडिंग सब हेडिंग जरूर डालना, हेडिंग सब हेडिंग नहीं डालेंगे तो आपका आंसर जो है वो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये जरूर डालिएगा इसको। तो आप इसमें डाल दीजिए, पहला जैसे आपने डाला अभिलेख या स्थापत्य करके डालिए। तो स्थापत्य में आप अशोक के अभिलेख के बारे में बता सकते हैं, जैसे सारनाथ का स्तंभ, ठीक है, वहाँ पे स्तूप भी है, सारनाथ स्तूप, चौखंडी स्तूप, है ना, ये सब है। फिर उसमें जो इलाहाबाद में ये कौशाम्बी से प्रयाग ये मिला है, ठीक है, कौशाम्बी से भी अभिलेख मिला है। फिर आप उसमें प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, प्रयाग प्रशस्ति जो हरिशेन ने लिखी, और उसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। मंदिर स्थापत्य में सब आ जाएगा, मंदिर आ जाएगा, मंदिर में आप दशावतार का मंदिर बता सकते हैं, भीतरगांव का मंदिर आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। स्तूप के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पुरातात्विक स्रोत, मंदिर, जैसे इसमें भीतरी अभिलेख है ना, भीतरी अभिलेख, ये सब के बारे में आपको लिखना है थोड़ा थोड़ा, है ना। आप इसको हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक साथ लाइन में लिख दिया, तो आप हेडिंग डालिए उसमें, स्थापत्य के अंदर में अभिलेख हो गया, स्तूप हो गया, मंदिर हो गया, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे सब पॉइंट्स में लिख के आप उसमें एक एक दो दो लाइन, एक लाइन लिख दीजिए बस, ठीक है। सिक्के, जैसे अब चूँकि सिक्के गुप्तकालीन से ही शुरू हुए, उसी समय से, तो उनके बारे में ही सिर्फ लिखिए, ठीक है, कि सिक्के इनके राजनीतिक और इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है इससे, ठीक है, व्यापार में प्रयोग होता था। तो ये हो गया, ठीक। अब मोहरों के बारे में भी बता सकते हैं कि कहीं कहीं जो प्रमुख राजवंश रहे हैं उनके जो मोहरें मिली हैं, उनसे भी जानकारी, स्रोत, मतलब महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर पहला पुरातात्विक हो गया स्रोत, दूसरा क्या था आपका ये पहला पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक में क्या, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण साहित्य जो हुए, ठीक है, पुराण एवं उत्तर वैदिक साहित्य जो हुए, उनमें आप बता सकते हैं कि प्रमुख स्थानों की चर्चा की गई है, उनके महत्व के बारे में बताया गया है, बता सकते हैं। और जैसे रामायण, महाभारत, ये सब, इनका संबंध आपको मूल रूप से जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित मिलता है। फिर अन्य में भी ये जो हरिशेन, वाणभट्ट, कालिदास, इनकी जो रचनाएं हैं, इनसे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। जैसे हरिशेन हो गया, वाणभट्ट हो गया, वाणभट्ट, ये सब, इन लोगों ने कुछ कुछ पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय से, अब इसमें अंगुत्तर निकाय हो गया, अंगुत्तर निकाय आपका ये महावस्तु, ठीक है, महावस्तु और अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध साहित्य हैं जिनसे महाजनपदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, कौशाम्बी, मगध, कौशल, इन सब के बारे में, ठीक है, उस समय। जैन साहित्य में एक आपका भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र के बारे में आप बता सकते हैं कि इससे जानकारी प्राप्त होती है। अन्य में आप जो मैंने ऊपर बताया कि हरिशेन, कालिदास, इनके सब की रचनाएँ लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। फिर विदेशी यात्रियों के बारे में बताइए आप, यात्रा वृत्तांत। तो इसमें जैसे कौन कौन आया था, चीनी यात्रियों में फाहियान आया था, ठीक है, ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग हर्ष के समय, ये फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के विक्रमादित्य मौर्य, है ना, ये बता सकते हैं आप इनके बारे में, तत्कालीन जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं। अब जैसे इसमें आप साहित्यिक इसमें बता सकते हैं, हर्ष के समय आया था ये ह्वेनसांग,
इसने कन्नौज और प्रयागराज का वर्णन किया है, महामोक्ष परिषद की बात की है, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। ये सब लिखेंगे तो आपका उत्तर जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा, मतलब अच्छा लगेगा। फिर अरब यात्रियों के बारे में बताइए, जैसे अलबरूनी आया था, ठीक है, सुलेमान आया था। तो अलबरूनी ने जैसे भारत के उसमें सांस्कृतिक पक्ष और इस सब के बारे में चर्चा की है। सुलेमान ने राजनीतिक उसके बारे में बताया है पूरा, तो ये यहाँ पे बता सकते हैं। इस तरीके से तीनों स्रोतों को आपको कवर करते हुए फिर कंक्लूड करना है, ठीक है। कंक्लूज़न आप अच्छा सा दे सकते हैं। ये हो सकता है कंक्लूज़न आपको सही न लगे, लेकिन आप अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कि और बेहतर हो सकता है तो उसको आप लिखिए, प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इसमें मैंने लिखा है कि निष्कर्षता कहा जा सकता है कि प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी मतलब मिलती है और ये स्रोत एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो ये आप करके इस नोट पे आप इसको समाप्त कर सकते हैं। तो आई होप ये मतलब आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आपको कुछ कुछ जानकारियाँ सही लगी होंगी। तो आप लिखिए, जितना लिखेंगे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको डालिए, प्रैक्टिस करिए, उसको लिख डालिए 2 से 3 बार 4 बार, है ना। एक प्रश्न को 2 से 3 बार लिखिए कम से कम, लिखिए फाड़ के फेंक दीजिए, लिखिए फाड़ के फेंक दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। अच्छा कल वाला प्रश्न बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो प्राचीन उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों का विवरण दीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या था, प्रश्न उस दिन का हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास का 8वां प्रश्न हो जाएगा कि प्राचीन उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन उत्तर प्रदेश के, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के, प्रागैतिहासिक मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए। तो अब इसमें आप प्रागैतिहासिक काल समझ रहे हैं ना, जिसमें वो पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ठीक है। फिर उसके जो सब पार्ट्स जो हैं, जैसे पुरापाषाण में आपके निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरा, उच्च पुरा, ऐसे करके, तो सभी के बारे में आपको जो भी जहाँ जहाँ मिले हैं मैप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। मैप इसमें भी बनाइएगा, इसमें भी मैप आप बना सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने उसमें दिखाया था कि कौशाम्बी में कहाँ कहाँ, सारनाथ में कहाँ कहाँ मिले हैं, वो सब ऐसे करके बता सकते हैं। कानपुर में भितरी, ये मैंने नहीं बनाया है, लेकिन ये बनाना चाहिए, ठीक है। मैप ज़रूर बनाना चाहिए, मैं भूल गया इसमें जल्दबाजी में, लेकिन आप मैप बना के उसमें दिखा सकते हैं। कानपुर में दिखा दीजिए भितरी, ठीक है, भितरगांव का मंदिर। फिर आप दशावतार का मंदिर यहाँ ललितपुर में दिखा सकते हैं, ठीक है। सारनाथ का यहाँ अशोक का स्तंभ है ना। ये सारा मैप बनाइए ज़रूर 100%, कैसे भी करके बना दीजिए मैप। मैप ज़रूर घुसेड़ना है हर एक उत्तर में। अगर आपको लगता है यहाँ मैप बन सकता है, घुसेड़ दीजिए, ठीक है। उससे आपको एक मतलब मान के चलिए कि 0.5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मैंने नहीं लिखा, वो गलती है मेरी, ठीक है, लेकिन आप बनाइएगा मैप, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।